गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देख लेते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 10 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। एक एक करके हम सारी जानते हैं। 10 नवंबर सन 1483 में ईसाई धर्म में एक नई धारा की शुरुआत करने वाले मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था सन 1483 में। सन 1585 में गोटलिएबन दैमलेर ने दुनिया की पहली मोटरसाइकिल पेश की थी। तो 10 नवंबर सन 1885 में सबसे पहली मोटरसाइकिल का पेश हुआ था, मतलब ये दुनिया के सामने आई थी। सन 1950 में अमेरिका के लेखक विलियम फॉकनर को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 2001 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था हिंदी में। चलिए आगे बात करेंगे। सन 2013 में राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार विजयदान देथा का निधन हुआ था। दोस्तों, हम देख लिया 10 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। चलिए अब वापस आए थे अपने करंट अफेयर्स क्विज की तरफ। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल की महिला अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है। चलिए आपको बताना है, हाल ही में भारतीय मूल की महिला, पहली महिला जो है वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन है आपके पास मोनिका सिंह, गीता डेविड, कमला हैरिस या फिर अल्का ओलिविया। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। हमारी क्लास रेगुलर 5 से 6 बजे सुबह बीच अपलोड होती है, रेगुलर रहती है। आपको 5 से 6 के बीच में डेली आपको मेरा वीडियो मिलेगा, जिसमें हम डेली के करंट अफेयर्स के क्विज को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कौन प्रथम भारतीय मूल की महिला जो है अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुनी गई है। मोनिका सिंह, गीता डेविड, कमला हैरिस या फिर अल्का ओलाविया। चलिए इसका आंसर है कमला हैरिस। अब जान लेते हैं कमला हैरिस जी के बारे में कुछ डिटेल्स। कैलिफोर्निया से सीनेटर बाइडेन की साथी कमला हैरिस। तो चलिए यहाँ पे हमको काम की चीज़ क्या मिल गई। यहाँ पे सीनेटर बाइडेन की कमला हैरिस जो साथी हैं, वो उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत और भारतीय मूल की अमेरिका की महिला बन गई हैं। तो यहाँ पे हमको एक और काम की चीज़ क्या मिल गई कि सबसे पहली अश्वेत महिला जो कि उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की, वो कौन है? कमला हैरिस। यहाँ पे कुछ चीज़ें और निकल के आती है सामने, जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले अश्वेत प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति जो अमेरिका के बने थे वो कौन थे? तो वो थे बराक ओबामा। और दूसरा यहाँ बन रहा है यहाँ पे कि पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति कौन बनी थी? तो यहाँ पे है आंसर कमला हैरिस जी। तो इस टॉपिक से हमारे 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। इसके साथ ही जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर, जो बिडेन जिसको बोला जाता है, डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। बाइडेन अमेरिका के इतिहास में सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति भी बने और साथ ही साथ में रिकॉर्ड मतों के साथ ये जीत कर आगे बढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में एचडीएफसी बैंक के नए मुख्य सूचना अधिकारी CIO चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने? ऑप्शन है आपके पास अविनाश पाठक, सुरेश जगवाला, ताराचंद सिंह या फिर रमेश लक्ष्मी नारायण। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। कौन व्यक्ति हाल ही में एचडीएफसी बैंक के नए मुख्य सूचना अधिकारी CIO चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने हैं? दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और साथ ही साथ में अगर आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज़ इनके आंसर कमेंट में जरूर करिए। चलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर रहने वाला है रमेश लक्ष्मी नारायण, निजी क्षेत्र के सबसे बड़े कर्जदाता बैंक। चलिए एक और काम की चीज़ क्या मिल गई यहाँ पे हमको, सबसे ज़्यादा कर्ज देने वाला बैंक है HDFC बैंक, निजी क्षेत्र का। ने
एचडीएफसी बैंक ने रमेश लक्ष्मी नारायण को अपना अगला मुख्य सूचना अधिकारी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पहले के सीआईओ मुनीश मित्तल के इस्तीफे के करीब 4 महीने बाद हुई है। आपको और काम की चीज़ बता दूं, मुनीश मित्तल ने ब्रिटेन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंक में 25 साल बिताने के बाद इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पे काम की चीज़ एक और मिल गई कि मुनीश मित्तल जो थे वो ब्रिटेन से पास आउट हैं, ब्रिटेन से इन्होंने उच्च शिक्षा पास की है और साथ ही साथ 25 साल बैंक में इन्होंने नौकरी करने के बाद इस्तीफा दे दिया और अब रमेश लक्ष्मी नारायण जी को चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त किया है एचडीएफसी बैंक ने। चलिए आगे बात करेंगे, प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर या फिर 13 नवंबर। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 8 नवंबर। 8 नवंबर सन 2020 को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे जिसको बोला जाएगा, मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष 8 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो ये हमको काम की चीज़ क्या मिल गई कि प्रतिवर्ष जो है 8 नवंबर के दिन रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। सन 1895 में इसी दिन यानी कि 8 नवंबर को जर्मनी में वॉसबर्ग विश्वविद्यालय के भौतिकी के प्राध्यापक ज्वेलम कॉनरेड रॉड्जन्स ने एक्स विकिरण यानी एक्सरे की खोज की थी। यही वजह है कि पूरे विश्व में रेडियोग्राफर इस दिन को एक्स विकिरण की खोज की सालगिरह के रूप में पूरी दुनिया में मनाते हैं। तो ये हमको एक और काम की चीज़ क्या मिल गई भाई कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है, वे वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे जो है वो मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इस दिन सर जॉन रॉडसन ने एक्सरे की खोज की थी, इसीलिए उनकी सालगिरह के रूप में दुनिया में मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 8 नवंबर के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब जीता है? ऑप्शन है आपका डोमिनिक थीम, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, डेनियल मेडवेडेव या फिर जिमी कोनर्स। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब जीता है? दोस्तों आपसे एक निवेदन और मैं करना चाहूँगा, अभी दिवाली आने वाली है, 14 तारीख को दिवाली है, तो निवेदन है आपसे कि आप दिए जलाएं और दिवाली अच्छे से मनाएं, अच्छा अच्छा भोजन करिए और पूजा वगैरह आप कर रहे हो तो कीजिए और अपनी मिठास घोलिए अपने रिश्तों में और साथ ही साथ में पटाखों को अवॉइड करिए। हमको पटाखों को अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि आप इनको जलाते हैं तो प्रदूषण होता है और अभी सबसे ज़्यादा समस्या इसी से चल रही है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं जो कि इफ़ेक्ट करती हैं पटाखों को जलाने से, इससे जो पॉल्यूशन होने वाला है उससे जो हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको दिक्कत होगी क्योंकि उनकी जो आवाज़ होती है उससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की परेशानी भी हो सकती है या कानों में परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, जो श्वसन प्रणाली जो है वो भी इफ़ेक्ट करती है इसके प्रदूषण से। तो आप चाहें तो दिए जलाएं और हो सकता है अगर आपको पटाखे चलाने ही हैं तो कम मात्रा में जलाएं, परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि हमको पर्यावरण को बचाना है। और मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए। हम ही बचा सकते हैं अपनी धरती को, पर्यावरण को हम ही बचा सकते हैं, कोई दूसरा तो बचाने आएगा नहीं। तो हमको आगे बढ़ना है और इस चीज़ को करना है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब जीता है? चलिए इसका आंसर है डेनियल मेडवेडेव। रूस के स्टार टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेडवेडेव ने रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2020 टाइटन जो है वो जीता है, टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। मेडवेडेव अपने साथ इस टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले रूस के चौथे खिलाड़ी भी बन गए हैं। चलिए आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में मैरीलोबेन क्रिकेट क्लब एमसीसी के नए संरक्षक बने? ऑप्शन है आपके पास रिकी पॉन्टिंग, माइकल होल्डिंग्स, कुमार संगकारा या फिर सचिन तेंदुलकर।
कौन व्यक्ति हाल हाल ही में मैरीलोबेन क्रिकेट क्लब एमसीसी के नए संरक्षक बने हैं? चलिए इसका आंसर है माइकल होल्डिंग्स। वेस्टइंडीज के दिग्गज गेंदबाज माइकल होल्डिंग्स को एमसीसी फाउंडेशन का संरक्षक नियुक्त किया गया है। एमसीसी फाउंडेशन मैरीलोबेन क्रिकेट क्लब की धर्मार्थ संस्था है, शाखा है, जिसका गठन क्रिकेट के जरिए लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए हुआ था। चलिए आगे बात करेंगे, किस राज्य में हाल ही में भारत की प्रथम सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए मुझे, क्या रहने वाला है। किस राज्य में हाल ही में भारत की प्रथम सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत की गई है? सौर ऊर्जा से हम जलापूर्ति करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये बताना है भारत में ऐसा कौन सा राज्य है तो जो है इस श्रेणी में प्रथम आया है, सबसे पहले शुरुआत करी है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले में भारत के पहले सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल परियोजना की शुरुआत हुई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस परियोजना को जनता को समर्पित किया। 28.50 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई इस परियोजना से 39 गांवों को जलापूर्ति की जाएगी। चलिए आगे बात करेंगे, कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? चलिए इसका आंसर दीजिएगा कमेंट में। किस व्यक्ति को हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन है फरहान अली, अरिंदर जोजीरेन, ज्ञानेंद्रो निगोबम या फिर रमेश तंवर। किस व्यक्ति को हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है? चलिए इसका आंसर है ज्ञानेंद्रो निबोबम। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निबोबम को निर्विरोध हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया, जो मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे, जिन्हें राष्ट्रीय खेल संहिता के कार्यकाल के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण खेल मंत्रालय ने इस्तीफा देने को कहा था। अहमद को हालांकि यह हॉकी इंडिया की कांग्रेस और की ओर से चुनाव में निर्विरोध वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में केरल सरकार द्वारा किसे जेसी डैनियल अवार्ड 2020 दिया गया है? ऑप्शन है जयराम, मोहनलाल, हरिहरन या फिर दिलीप। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। हाल ही में केरल सरकार द्वारा किसे जेसी डैनियल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? चलिए इसका आंसर है हरिहरन। प्रसिद्ध निर्देशक हरिहरन को मलयालम फिल्मों में उनके शानदार योगदान के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह केरल सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। मलयालम में पहली मूक फिल्म बनाने वाले जेसी डैनियल के नाम पर हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके तहत 5 लाख रुपए एक प्रशस्ति पत्र भी दिए जाते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में इंटर पार्लियामेंट यूनियन आईपीयू के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? ऑप्शन है अलिवरो क्लार्क, जेम्स कीन, रायली फेरिस या फिर ड्यूआर्टे पचेको। किस व्यक्ति को हाल ही में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू के नए अध्यक्ष बनाया गया है? ऑप्शन है अलिवरो क्लार्क, जेम्स कीन, रायली फेरिस या फिर ड्यूआर्टे पचेको। चलिए इसका आंसर है ड्यूआर्टे पचेको। पुर्तगाल के सांसद ड्यूआर्टे पचेको को वर्ष 2020 से लेकर 2023 के लिए इंटर पार्लियामेंट यूनियन आईपीयू का नया अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही इस चुनाव के दौरान स्विट्जरलैंड से लॉरेंस फेहलमेन राइले और उरुग्वे के बीट्रीज आर्मियन को भी सर्वसम्मति से आईपीयू की कार्यकारी समिति के लिए चुना गया है। आईपीयू अध्यक्ष को केवल 3 वर्ष के लिए आईपीयू की गवर्निंग काउंसिल द्वारा चुना जाता है, जो कि इस संगठन को निर्णय लेने वाला एक प्रशासनिक निकाय भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह जी का निधन हुआ है? ऑप्शन है आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर हरियाणा।
चलिए, इसका आंसर है बिहार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे सतीश प्रसाद सिंह का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपको बता दें कि सतीश प्रसाद जो है वो 1968 से मात्र 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। बिहार के सबसे कम दिन वाले मुख्यमंत्री बनने के नाम, इनका जो रिकॉर्ड है इन्हीं के नाम पर है, और जिस समय मुख्यमंत्री बने थे उस समय उनकी उम्र जो थी महज 32 साल थी। चलिए, ये तो हमने देख लिए, करंट अफेयर्स के क्विज हमने देख लिए। अब हम कुछ आर्टिकल्स और देख लेते हैं। बांग्लादेश और अमेरिका ने संयुक्त नौसेना अभ्यास CART बांग्लादेश 2020 शुरू किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेनाओं ने 4 नवंबर 2020 को संयुक्त रूप से कॉपरेशन ऑफ फ्लीट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, चलिए इसका हमको फुल फॉर्म मिल गया, क्या है, कॉपरेशन ऑफ फ्लीट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग CARTA बांग्लादेश 2020 शुरू किया, ताकि इन दोनों देशों के आपसी रिश्तों को व्यापक बनाने के साथ ही इन दोनों देशों के बीच समुद्री संबंध जागरूकता को बढ़ाया जा सके। ढाका में अमेरिकी दूतावास द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक यह नौसेना अभ्यास साझा समुद्री सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की बांग्लादेश की सेना के साथ काम करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। यह एक खुले और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए भी एक साझेदारी को मजबूत करेगा। चलिए, यहाँ पे और नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। चीन ने भारतीय नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। चीन ने हाल ही में भारत से आने वाले विदेशी यात्रियों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है, और अब वीजा व निवास की अनुमति होने के बावजूद भी प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि चीनी राजनयिक सेवा और सी वीज़ा वाले विदेशियों पर इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मतलब जो VIP जो हैं या राजनयिक जो हैं उनको कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। जो आम जनता है, जो आम नागरिक है भारत का, अगर वो वहाँ रहता भी है और अगर वीज़ा पे भी जाता है तो वहाँ पे चीन जो है वो एंट्री नहीं देने वाला है। चीनी दूतावास ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण चीन को यह कदम उठाना पड़ा। चीन ने कोरोना वायरस महामारी का हवाला देते हुए वैध वीज़ा धारकों और आवासीय परमिट वाले भारतीय नागरिकों को अस्थायी तौर पर प्रवेश नहीं देने का निर्णय लिया है। इसके साथ चाइना ने कई देशों को भी रोक लगा के रखा है, सिर्फ हमारा भारत ही अकेला नहीं है। चीन ने जिन देशों के नागरिकों को प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया उनमें भारत के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, फिलीपींस भी शामिल है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, चीनी दूतावास द्वारा की गई घोषणा एक अस्थायी उपाय है। अन्य कई देश भी ऐसे कदम करने वाले हैं, ऐसी घोषणा कर चुके हैं। तो यहाँ पे भारत सरकार इसने बताया कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर चीन ऐसा कर रहा है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है, और बहुत से देश ऐसा कर रहे हैं जो कि बैन करके रखे हैं हमारे कंट्री को भी कि आप यहाँ पे आएंगे नहीं, और हम भी बैन करके रखे हैं, विदेशों से हमारी जो फ्लाइट्स हैं वो नहीं आ रही हैं। तो अल्टीमेटली बात वही है कि एक देश से दूसरी देशों पे जाने के लिए अभी अनुमति नहीं दी जा रही है। चलिए आगे बात करेंगे। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को मिलेगा 75% आरक्षण। हरियाणा विधानसभा में 5 नवंबर सन 2020 को प्राइवेट सेक्टर्स की नौकरियों में भी स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के प्रावधान का बिल जो है वो पास कर दिया है। इस बिल में प्रदेश की 50,000 रुपये प्रतिमाह से कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान है। इसके साथ ही राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन की घटक जननायक जनता पार्टी एक प्रमुख चुनावी वादा पूरा हो गया। राज्यपाल से मंजूरी मिल जाने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। विधानसभा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दी है। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं वो देख लेते हैं। हरियाणा में इस आरक्षण के बिल पास होने के बाद अब प्रथम चरण के करीब 2.5 लाख युवाओं को नौकरी मिल जाएगी। हरियाणा के क्षेत्रीय दल जननायक जनता पार्टी ने राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले यहां लोगों को प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण दिलाने की बात कही थी। दुष्यंत चौटाला के इस वादे के बाद लंबे वक्त तक जेजेपी गठबंधन में इस मुद्दे को लगातार उठा रही थी। अब हरियाणा सरकार ने फैसला को मंजूरी देते हुए आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है। हरियाणा के स्थानीय युवाओं को इससे सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है, ये बात कही जा रही है। चलिए आगे बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंड टेबल की अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने
ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंड टेबल की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 नवंबर सन 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड द्वारा आयोजित वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल पर वैश्विक निवेशकों के साथ एक विशेष वार्ता की अध्यक्षता की। इसके मुख्य बिंदु क्या थे ये भी देख लेते हैं। ये प्रमुख वैश्विक संस्थागत निवेशकों, भारतीय कारोबारी लीडर्स और भारत सरकार एवं वित्त बाजार के नियामकों के उच्चतम निर्णय निर्माताओं के बीच एक विशेष वार्ता है। इस राउंड टेबल में दुनिया की 20 सबसे बड़ी पेंशन एवं सॉवरेन वेल्थ फंड से जुड़ी कंपनियां हिस्सा लेंगी, जिनकी कुल संपत्तियां लगभग 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये वैश्विक संस्थागत निवेश अमेरिका, यूरोप, कनाडा, कोरिया, जापान, मध्य पूर्व, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर सहित दुनिया की प्रमुख देशों के प्रतिनिधित्व भी करती हैं। इस राउंड टेबल में विश्व के 20 सबसे बड़े पेंशन और सॉवरेन गोल्ड फंड ने भाग लिया। साथ ही देश के दिग्गज कारोबारियों ने भी राउंड टेबल में भाग लिया। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है। थैंक यू।